हेलो बेड़े, आखिर रम क्या है? मतलब रम और अदर जो अल्कोहल बेवरेजेस है उनके अंदर क्या डिफरेंस है? कहीं ऐसा तो नहीं है दोस्तों कि कहीं बॉडी तो सेम हो बट कपड़े अलग अलग पहन रखे हो सबने। तो इसको पहचानने का क्या तरीका है कि कौन सी रम है, कौन सी वोदका है, कौन सी विस्की है, कौन सी जिन है? कौन ठप्पा आपके बाड़ी पे? अरे टुकुर टुकुर कहां देखा? तो कपड़े उतारो। तो बुलाऊं क्या पीके को? और स्वागत करता हूं मैं आप सब लोगों का व्हील्स ऑफ विस्की के आज के इस एपिसोड में। और दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि रम आखिर क्या होती है और कैसे बनती है। लेकिन उससे पहले एक चेतावनी कि आप घर पे बिल्कुल भी ट्राई मत करिएगा कि रम कैसे बन रही है, बिकॉज जो घर वाले हैं वो तो गाली दे के आपको छोड़ देंगे, लेकिन वो जो लोग हैं लाल लाल पिछवाड़ा, तो आप समझ गए होंगे। तो चेतावनी देने के बाद चलिए शुरू करते हैं सफर विथ व्हील्स ऑफ विस्की ऑन रम रम और रम। रम आखिर बनती कैसे है उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आखिर रम है क्या। मतलब रम की एक डेफिनेशन है, बहुत छोटी सी डेफिनेशन है कि रम और जो दूसरे अल्कोहल बेवरेजेस है उसमें एक छोटा सा डिफरेंस है दोस्तों। डिफरेंस ये है कि रम को बनाने में इस्तेमाल किया जाता है वो पौधा, वो प्लांट जिसे हम शुगर केन बोलते हैं या गन्ना बोलते हैं, या फिर मोलाशिस या शुगर सिरप के थ्रू जो भी ड्रिंक बन रही है वो रम ही कहलाती है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं रम बनाने को। मतलब रम बनाने का तरीका मैं आप लोगों को बता देता हूं, लेकिन उसके लिए आपको आपके घरों से बाहर निकलना पड़ेगा। मतलब जो डिस्टिलरी में लोग बैठे हुए हैं उनको वहां से बाहर निकलना पड़ेगा और जाना पड़ेगा खेतों की तरफ। मतलब उस काम के लिए नहीं, उसी काम के लिए। मतलब उनको जाना पड़ेगा शुगर केन गन्ने को लेने के लिए, बिकॉज जो गन्ना है वही मेन इंग्रेडिएंट है रम बनाने के लिए। और उसके लिए आप घर पे काम नहीं कर सकते, डिस्टिलरी में नहीं कर सकते, आपको जाना पड़ेगा बाहर ही। और ये बाहर है आपके खेत, पंजाब, मतलब पंजाब ही नहीं और सब जगह जो गन्ने हैं वो उगते हैं। तो कंपनीज वहां जाएगी, डिस्टिलरीज वहां जाने के बाद जो गन्ना है उनको लेके आएगी अपनी फैक्ट्री में, अपनी डिस्टिलरी के अंदर, और वहां पे इनको 3 तरीके से प्रोसेस किया जाएगा। पहले तरीके में तो इनको कन्वर्ट कर दिया जाएगा मोलाशिस के अंदर, दूसरे तरीके के अंदर आप शुगर सिरप निकाल लेते हैं, और तीसरे तरीके में जो जूसेस है वो निकाल लेते हैं। अब एक डेटा जो है मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा दोस्तों कि वर्ल्ड के अंदर जितनी भी रम बन रही है 95% रम बनती है मोलाशिस से, और सिर्फ 5% ही बनती है शुगर सिरप से। तो अब देख लीजिए जो मोलाशिस है कितने इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं रम मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। देखिए दोस्तों हमेशा ऐसा नहीं होता है कि कंपनीज को भागना पड़ेगा धूप में, ऐसा नहीं होता है। कई बार कंपनी टाई अप कर लेती है डायरेक्ट फार्म से, बीच में जो मीडिएटर होते हैं, कई कॉन्ट्रैक्टर होते हैं कि यार आप एक काम करो, आप हमें मोलाशिस दे दो, शुगर सिरप दे दो या जूसेस दे दो, आपका देने का काम है। हम फैक्ट्री में, हमारी डिस्टिलरी में कचरा नहीं लाएंगे, यहाँ पे हम कोई भी प्रोसेस नहीं करेंगे, आप तो हमें डायरेक्ट दे दो। जो क्वालिटीज़ है उसके ऊपर ये एक एग्रीमेंट हो जाता है, सेट कर लेते हैं कि यार हमें ये वाली क्वालिटी चाहिए। तो वो मेरे ख्याल से दोस्तों ज़्यादा ईजी प्रोसेस है। मतलब आपको कचरा कुछ भी नहीं करना है, आप सीधे जाओ मार्केट से ले आओ बिना कोई टेंशन की, बस जाओ लाओ प्रोसेस करो और पे लो। मैं रम की बात कर रहा हूँ कि जाओ प्रोसेस करो और पे लो, और बहुत इजी प्रोसेस हो जाएगा। लेकिन अभी तक इजी लग रहा था, आगे इतना इजी नहीं है। इजी कैसे नहीं है, आप आगे के प्रोसेस में चलो मेरे साथ चेक करने के लिए। तो दोस्तों जो मेन इंग्रेडिएंट है वो तो पहुंच गया है अपना फैक्ट्री के अंदर, मतलब किसी भी 3 रूप में जो मैंने आपको बता दिए थे। तो नेक्स्ट जो प्रोसेस स्टार्ट होएगा वो होगा फर्मेंटेशन का। अब फर्मेंटेशन में होगा क्या दोस्तों, जो हमारा शुगर सिरप है, जो मोलाशिस है, उसको टैंक में डाला जाएगा और टैंक में उसको मिलाया जाएगा पानी के साथ। और जो वाटर है उसकी क्वालिटी अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है मैशिंग प्रोसेस के लिए। रीज़न ये है दोस्तों कि अगर मैशिंग प्रोसेस के अंदर वाटर की क्वालिटी अच्छी नहीं हुई तो जो लास्ट में फाइनल प्रोडक्ट निकलेगा वो हो जाएगा 0। तो ये 0 नहीं करना है हमें, इसको 100 बना के रखना है। तो उसके लिए वाटर की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। अगर अच्छी नहीं होती है तो कंपनीज वापस क्वालिटी पे काम करती है वाटर की, और अगेन उसको मैशिंग प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ता है। और मैशिंग प्रोसेस के अंदर दोस्तों फिर ऐड किया जाता है ईस्ट, बिकॉज ईस्ट ही रिएक्ट करने के बाद बनाएगा आपकी अल्कोहल। और अब ये जो फर्मेंटेशन है इसके भी 3 तरीके होते हैं दोस्तों, बहुत डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा मैं आज। तो जो पहले 3 तरीके हैं फर्मेंटेशन प्रोसेस के वो इस प्रकार है। फर्स्ट टाइप है नेचुरल प्रोसेस। अब इसमें होता क्या है दोस्तों, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो अपने आप ही डेवलप हो जाता है। अब आप बोलोगे यार अपने आप कैसे डेवलप हो जाता है, कहां से लाए?
वो आता है एटमॉस्फेयर से, या फिर जो शुगर केन जूसीज हैं, सिरप है, उनके अंदर वो होता है। तो जो मैश टैंक है उसके अंदर अपने आप ये फर्मेंटेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, बट शर्त ये है कि उसका जो ढक्कन है टैंक का वो खुला हुआ होना चाहिए, वो बंद नहीं होना चाहिए। बट ये जो प्रोसेस है थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, मतलब 1 से 2 वीक का टाइम लग जाएगा इस प्रोसेस के वो पूरा कंप्लीट होने के अंदर। तो बहुत ही लंबा प्रोसेस हो गया। ये फिर वही डिस्टिलरीज अपनाती जो थोड़ी बहुत छोटी है, जिनको नंबर ऑफ क्वांटिटी कम प्रोड्यूस करनी हो, बिकॉज टाइम इतना ज़्यादा लग रहा है फर्मेंटेशन प्रोसेस के लिए, तो प्रोडक्शन कैपेसिटी तो आपकी ज़्यादा बढ़ ही नहीं पाएगी। इसलिए जो बड़ी डिस्टिलरीज है वो ये प्रोसेस यूज़ नहीं लेती है, सिर्फ छोटी डिस्टिलरीज ही प्रोसेस यूज़ लेगी ये वाला, और इसके अंदर ईस्ट ऐड नहीं किया जाएगा, वो खुद ही मिल जाएगा आपको। कहाँ से? मदर नेचर से यार। अब जो नेक्स्ट टाइप है दोस्तों फर्मेंटेशन में, वो है कंट्रोल्ड फर्मेंटेशन। अब इस प्रोसेस के अंदर होता क्या है दोस्तों, फर्मेंटेशन प्रोसेस जो होगा वो होगा बैचेस के अंदर, और कोई जो कंपनी है, जो फेमस कंपनीज है, वो करेंगी क्या, वो खुद के जो ईस्ट है वो खुद ही उसको कल्टीवेट करती हैं, खुद ही तैयार करती हैं। हालांकि R&D बहुत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व होता है इसके अंदर, बट इसके अंदर फ़ायदा ये होता है दोस्तों कि उनका जो ईस्ट है, उनका जो प्रोसेस है, उसके अकॉर्डिंग ही वो टेस्ट डेवलप कर सकते हैं। उनकी रेसिपीज़ के अकॉर्डिंग ही डिमांड होती है कि यार ईस्ट हमें ये वाला ही चाहिए, बिकॉज ये उस तरीके से रिएक्ट करेगा, और रिएक्शन के बाद जो टेस्ट है, जो रम है, वो उसी तरीके से डेवलप होगी जैसा कि हमारी रेसिपीज़ के अंदर लिखा हुआ है। जो तीसरी टाइप है दोस्तों वो है कंटिन्यूस फर्मेंटेशन। इस प्रोसेस में होता क्या है दोस्तों कि जो टैंक है उसके अंदर कंटिन्यूस फर्मेंटेशन प्रोसेस चलता रहेगा। होगा क्या, जैसे ही लिक्विड रेडी हो जाएगा तो वो चल जाएगा आगे वाले प्रोसेस के अंदर, बट टैंक खाली नहीं होएगा, बिकॉज टैंक को वापस रीफिल कर दिया जाएगा मोलेसिस से या फिर शुगर सिरप से, जिससे कि जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूस रहे, वो बिल्कुल भी बंद ना हो। अब इसका फ़ायदा क्या है दोस्तों, इसका फ़ायदा ये है कि जो ईस्ट है वो हमेशा एक्टिव रहेगा, वो कभी भी सोएगा नहीं, ना रोएगा, ना थकेगा, वो हमेशा एक्टिव रहेगा, और आपका जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूस चलता रहेगा, और ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो ये जो तीनों प्रोसेस है, तीनों मैंने टाइप्स बताया आपको फर्मेंटेशन का, ये कंपनीज अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी या अपनी रिक्वायरमेंट या रेसिपीज़ के अकॉर्डिंग चेंज करती रहती है या फिर यूज़ करती रहती है। अब दोस्तों यहाँ पे हमारा स्टार्ट होता है तीसरे नंबर का प्रोसेस, जिसे कहते हैं हम डिस्टिलेशन। अब देखिए फर्मेंटेशन प्रोसेस के टाइम पे जितना भी लिक्विड हमारा रेडी हुआ था, अब वो लिक्विड आया है कहाँ पे, इस प्रोसेस के अंदर, और वो सारा लिक्विड जाएगा बड़े बड़े जो पॉट स्टिल्स होते हैं उनके अंदर, मतलब बहुत ही गोलाकार बड़े बड़े राजा महाराजा के टाइम जो होते थे वैसे होते थे, बट वो कॉपर के होते हैं, और उसके अंदर ये सारा लिक्विड डाल दिया जाएगा, और उसके बाद उसको हीट किया जाएगा, गर्म किया जाएगा, और गर्म करने के बाद क्या होगा, खून उबल रहा है, यहाँ खून नहीं है, लिक्विड उबलेगा, और लिक्विड उबलने के बाद जो उसके अंदर इथेनॉल वेपर्स हैं वो ऊपर चल जाएंगे, मतलब वो वेपर्स बन जाएंगे, और वो वेपर्स फिर जाएंगे कहाँ पे, कूलिंग कॉइल के थ्रू होते हुए वो निकलेंगे, और कूलिंग कॉइल क्या करेगा, उन वेपर्स को सेटल डाउन कर देगा, और सेटल डाउन करते ही क्या हो जाएगा, वो पानी बन जाएगा, मतलब पानी टाइप लिक्विड हो जाएगा, वो पानी नहीं बनेगा, वो बन गया है वैसे अल्कोहल, वो बन के, और वो दूसरे जो पॉट्स हैं उसके अंदर उसको सेव कर लेंगे, ताकि अब जो नेक्स्ट प्रोसेस है उसके लिए इनको आगे भेज दिया जाए। तो यहाँ पे तो हमारी जो मोटी मोटी रम है वो तैयार हो गई है। ये तो एक प्रोसेस था दोस्तों। इसके अलावा एक प्रोसेस और भी होता है, उसे कहते हैं कॉलम, मतलब कॉलम डिस्टिलेशन के थ्रू प्रोसेस किया जाता है। ये नया तरीका है, थोड़ा एक्सपेंसिव है, और अमेरिका के अंदर कई कंपनीज इसको यूज़ कर रही है, और उन कंपनीज की डिमांड और सप्लाई बहुत ज़्यादा है मार्केट के अंदर, बिकॉज जो पॉट स्टिल है वो है ट्रेडिशनल तरीका, और ये वाला है एडवांस तरीका। और आप जानते हैं जहां एडवांस तरीका होगा वहां तो लोग भागेंगे। इसके बारे में कभी मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा कि आखिर ये वाला प्रोसेस होता क्या है। तो यहाँ पे हमारा डिस्टिलेशन प्रोसेस तो कंप्लीट हो गया, हम चलते हैं हमारे फाइनल प्रोसेस में। बट मुझे लग रहा है यार दोस्तों आप कहीं बोर मत हो जाना, मतलब दिमाग से चीज़ निकल नहीं जाए, आपको याद रहनी चाहिए, तो मैं आपके दिमाग पे ज़्यादा बोझ नहीं डालूंगा। मैं इस वाले प्रोसेस को भेजता हूँ हमारे अगले एपिसोड के अंदर। हम अगले एपिसोड के अंदर डिस्कस करेंगे मैच्योरेशन प्रोसेस के अंदर, और कई लोग मैच्योरेशन प्रोसेस को बहुत जल्दी कंप्लीट कर देते हैं, बट मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि भैया मैच्योरेशन प्रोसेस में आखिर हो क्या रहा है, होता क्या है अंदर और बाहर, और किस तरीके से मैच्योर किया जाता है, क्या क्लाइमेट इफेक्ट पड़ता है, किस तरीके से हम लोग डिस्टिलरी के जो बंदे हैं वो रेसिपीज़ के अकॉर्डिंग कैसे काम करते हैं, मतलब मार्केट के अंदर लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए या अच्छी से अच्छी जो रम है उसको डेवलप करने के लिए क्या क्या तरीके अपनाए जा रहे हैं, वो मैं आप लोगों को सब बताऊंगा। लेकिन वो बताऊंगा
हमारे अगले एपिसोड में पार्ट यही रहेगा, रम पार्ट 2 बनाऊंगा मैं और उसके अंदर आपको पूरा बताऊंगा मैच्योरेशन प्रोसेस। तब तक बने रहिए व्हील्स ऑफ विस्की के साथ, इसका साथ मत छोड़िए और हम जल्दी मिलते हैं हमारे अगले एपिसोड